Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss Einstein's photoelectric equation. आज हम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। इससे क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, इसका आंसर हम पेपर में कैसे लिखें ये देखना है। ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं। पहले में इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरे में हमने आपको वर्क फंक्शन इस सब के बारे में बताए, तीसरे में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताए। आज हम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बेटा सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत समझना है कि हमने सबसे पहले जो आपको बताए थे वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइजेंस ने जब वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव कर दिए, इसके आधार पर उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिए। बाद में जो कुछ कठिनाई थी उसे आगे चल के मैक्सवेल ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रोसेस 1900 तक चलता रहा, लेकिन उसी पीरियड में हर्ज ने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी किया और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए आइंस्टीन ने 1905 में नोबेल प्राइज भी जीते। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, लाइट जो है पार्टिकल नेचर के हैं। जैसा बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आइंस्टीन की भाषा में, इन्होंने ये बताया कि जैसे आप सिंपल, आप क्या जानते हो, एक लड्डू जानते हो, लड्डू जनरली बच्चे यूज करते हैं, आप लोग भी खाते हो। अब लड्डू में बूंदी के छोटे छोटे दाने होते हैं। मान लो इसे एक स्पेस में रख दो और यहाँ से एक एक दाने तोड़ के हर डायरेक्शंस में अपवार्ड, आगे पीछे टूट के निकलते रहे। तो इन्होंने यही बताया कि लाइट सोर्स जो है इट इज ए बंच ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इन्होंने बताया लाइट के पार्टिकल को फोटोन बताया, जहां से एक एक फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब इस बात को, अब इससे पहले जो वेव नेचर वाले थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड तो नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने इन्हें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर दिए, जिसके आधार पर इन्हें 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिले। तो आज हम उन्हीं इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। इन्होंने कैसे सोचा, क्या थ्योरी यूज किया, इसके आधार पर। जनरली बेटा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि हमें पूरा चैप्टर नहीं आता है, केवल एक ही क्वेश्चन लर्न करके जाना है पेपर के लिए, तो हम इसी क्वेश्चंस को लर्न करके जाते हैं। अब यहाँ तक तो ये इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। अब इस आधार पर अब आप देखते हो इन्होंने डिराइव कैसे किए, किस थ्योरी का इन्होंने यूज किया। तो बेटा सिंपली यदि हिस्ट्री की तरह लिख देते हो तो टीचर भी 3 में से 2, 1.5, 2 बहुत सुंदर राइटिंग है तो 2.5 डाल देंगे। आप इसे पॉइंट वाइज प्रेजेंट करो। पॉइंट वाइज प्रेजेंट करने से क्या होगा, जो हर पॉइंट पर टीचर यदि हाफ मार्क भी कैरी करते हैं, डालते हैं, इवैल्यूएट करके डालते हैं, तो आपके इतने सारे पॉइंट होना चाहिए जो हर मिला के 3 में से 3 मिल जाए। इसलिए यदि आप बच्चों में से किसी को भी कोई डाउट हो तो फौरन पूछो। मैं लाइव क्लास में हूँ, तो लाइव क्लास में तो आप लोगों के लिए तो लाइव क्लास ही है, दे ही रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे हमारे यूट्यूब को देखते हैं, दूर दराज में रहने वाले बच्चे, उन बच्चों से है कि वो अपना डाउट कमेंट में डाल दें, जिनको हम 24 आवर्स के भीतर में आंसर कर देंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में डालते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या डालते हैं तो देख लो। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड द वेरियस लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने वेरियस लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्होंने एक्सप्लेन किए। इसका अर्थ ये हुआ, इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कुछ सीखा और उस थ्योरी का यूज करके इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को
डिराइव कर दिए, और एक्सपेरिमेंटली डिराइव ही नहीं किए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिए। अब इस आधार पर देखो, तो इंट्रोडक्शन में आपने एक पॉइंट डाल दिया, दूसरा पॉइंट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब आप कहोगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यूज तो उन्होंने किया, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं है ये है क्या चीज। तो अब हम सबसे पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस consist of tiny particles, like tiny packets of energy called quanta, उनको हम क्वांटा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशन को या सिंपली रेडिएशन को कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटा बेटा प्लूरल में क्वांटा बोलते हैं, सिंगुलर में हम क्वांटम बोलते हैं। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में इसी को हम फोटोन कहते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया ये रेडिएशन जो है छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल से बने हुए हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी दिखाया व्हिच ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह से देखो, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ कर्सर भी देखते चलो बेटा, एनर्जी क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन व्हिच ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट के स्पीड से चलते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट इसी का क्वांटम थ्योरी का, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू, ये हमारा एनर्जी हो गया। हेयर E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, H इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में आपने इंट्रोडक्शन डाला, दूसरे पार्ट में आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, ये है क्या चीज। कहने का मतलब जैसे हमने बूंदी के लड्डू बताए, एक बूंदी जो निकलता है समझो एक फोटोन के बराबर है, हम इसका मास निकाल के पूरे लड्डू का मास बता सकते हैं। इसी तरह से एक फोटोन एनर्जी का जो नेचर है इसके आधार पर बताया गया। लाइट भी इसी तरह से पार्टिकल के रूप में बाहर निकलते हैं। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने इस प्रूफ को साबित करने के लिए इन्होंने कुछ एज्यूम किए। देखो बेटा, मैथ है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कोई भी साइंस है, कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पर हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम या तो नेगलेक्ट कर देते हैं या नेग्लिजिबल बोल देते हैं या एज्यूम कर लेते हैं। अब इस एज्यूम के हिसाब से इन्होंने क्या एज्यूम किया, आइंस्टीन एज्यूम दैट वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, माने एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते फ्रॉम ए मेटल सरफेस। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, आइंस्टीन एज्यूम दैट वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इफ वन फोटोन ऑफ सुटेबल लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। यदि सुटेबल रेडिएशन, बार बार पूछते हैं, लाइट ऑफ सुटेबल रेडिएशन, रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब ये समझो, मान लो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, अब उसको निकालने के लिए कंसीडर करो 10 जूल एनर्जी चाहिए, और लाइट का जो रेडिएशन गिरा है उसके पास एनर्जी है कितना, 8 जूल, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए कहते हैं सुटेबल। सुटेबल का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है बंधने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी हम जब डालेंगे तब ये वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। इसलिए कहते हैं आइंस्टीन एज्यूम, इन्होंने मान लिया वन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इज इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इफ वन फोटोन ऑफ सुटेबल लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। जब एक फोटो, कहने का मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ये इन्होंने एज्यूम कर लिया। अब इसके आधार पर अब आप डीप में देखो, अब हम आपका चौथा पॉइंट पर आ गए। अब हर पॉइंट पर टीचर कुछ न कुछ तो मार्क्स डालेंगे ना भाई, फिर मार्क्स मिलने में कहीं कोई डाउट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। इस तरह से देखो, अब डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, इक्वेशन क्या है ये हम कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ देखो बेटा, कंसीडर अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू।
E इक्वल टू एच नू जानते हो। अब नू का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो E का वैल्यू भी ज्यादा होगा, मीन्स एनर्जी भी ज्यादा रहेंगे। उन्होंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर ए फोटोन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी नू इंसिडेंट्स ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर एक फोटोन मान लो गिरा जिसका फ्रीक्वेंसी नू है। कंसीडर अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी नू इंसिडेंट्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। द एनर्जी ऑफ फोटोन, अब एनर्जी जो है फोटोन के पास, जिसको हमने E इक्वल टू एच नू जानते हैं, इज स्पेंट इन टू वेज। ये दो तरह से खर्च होते हैं। अब इसको ठीक से समझने के लिए आप सिंपली देख लो बेटा, मान लो आपके मम्मी 100 रुपये देते हैं और आपको कहते हैं भाई नई दिल्ली या दूर तक जाना है, तो आप 100 रुपये केवल मेट्रो का टिकट तो नहीं कटा लोगे, तो आपको घर से पहले मेट्रो स्टेशन जाने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये या जितना भी लगता है ई रिक्शा को देना पड़ेगा, तब आप मेट्रो पर बैठोगे और तब मेट्रो तक पहुंचोगे। और जब मेट्रो तक पहुंच गए 20 रुपये या 30 रुपये में, तब मेट्रो से आगे की सफर आप करते हो। मीन कंसीडर यू वांट टू ट्रेवल, तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्टेशन, और होम टू स्टेशन जाओगे तो इसका कुछ चार्ज दिया आपने। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है, तो पहले तो हम इतना एनर्जी देंगे जो इलेक्ट्रॉन का बंधन टूट जाए। इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड से, जैसे मेटल सरफेस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब से आयंस इस सब से बंधे हुए हैं अट्रैक्शन से, तो हम उसको इतना एनर्जी दें जो वो बाहर निकल जाए। अब फिर उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा तो उस एनर्जी से वो आगे जाएगा। कहने मतलब जैसे हमने 100 रुपये दिए, 80 रुपये में तो आप घर से मेट्रो तक पहुंचे 20 रुपये में, और अगले 80 रुपीज में आप मेट्रो का टिकट कटा सकते हो या ट्रेन का टिकट कटा सकते हो। तो इस तरह से आपका जो पैसा था 100 रुपीज दो पार्ट में खर्च हुआ। फर्स्ट घर से फ्री होके स्टेशन पहुंचने में, और दूसरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ के आगे जाने में। इसी तरह से फोटोन जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच नू है, ये दो तरह से खर्च करते हैं। पहला, ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो, a part of energy of photon is used in liberating the electron from metal surface, which is equal to the work function of the metal surface। जितने एनर्जी से बंधा हुआ है, कहते एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में खर्च होता है। इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इट इज गिवन बाय, डिनोटेड बाय फाई नॉट, इट इज गिवन बाय फाई नॉट इक्वल टू एच नॉट, फाई इक्वल टू एच नॉट। ये एनर्जी हमने जो फोटोन का एनर्जी दिया उसमें से कुछ एनर्जी इन्होंने लिबरेट, स्वतंत्र होने में, फ्री होने में खर्च कर लिया। अब बच गया बाकी एनर्जी। इस एनर्जी से ये आगे चलेगा, मीन्स इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यहां पर देख लो, द रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जो एनर्जी बच गया उस एनर्जी से वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना गेन कर सके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ कोई? हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मान के चलते हैं, v मैक्स लिख देते हैं। इतना किनेटिक एनर्जी से आगे वो चलेगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज यूज टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड पार्ट इज प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए, के मैक्स इक्वल टू हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ये निकल गए। अब आपके क्या जानते हो, इस हिसाब से द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी स्पेंट टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके एनर्जी ऑफ फोटोन को E एच नू आप लिखते हो, और वर्क फंक्शन को फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया उसको के मैक्स हमने लिखा। सबकी वैल्यू पुट करो बेटा, तो एच नू इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर के मैक्स हम निकालना चाहते हैं, तो के मैक्स ये रहेगा, तो फाई नॉट को हम इस साइड ले गए, के मैक्स लिखो या हाफ एम
वी मैक्स स्क्वायर लिखो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको इन्होंने फर्स्ट कहा और यही आपको निकालना था। दिस इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन कभी कभी सम में कभी न्यूमेरिकल भी बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे भी चलते हैं। तो हम क्या चलते हैं, थोड़ा कुछ और ऐड कर देते हैं बेटा इसमें। बट फाइव नॉट की वैल्यू, वर्क फंक्शन हम क्या जानते हैं, एच न्यू नॉट, फाइव नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे के मैक्स दैट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, और फाइव नॉट के जगह पर हमने डाल दिया एच न्यू नॉट। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, कहने मतलब इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म ये हो गया। अब इसी में से हम थर्ड प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच हमने कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जब हम आपके कई बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तक निकाल के छोड़ देते हैं, कई सेकंड तक निकाल के छोड़ देते हैं, कई थर्ड तक निकाल के छोड़ते हैं, और मेरा कहना है कि आप लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पूरे के पूरे निकालोगे और न्यूमेरिकल पर्पज से भी आपको लर्न होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो। अब इसे मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब इस इक्वेशन के बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ लेते हैं कभी कभी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पहले से हैं, उस लॉज को इसके आधार पर हम कैसे एक्सप्लेन करें। अब यहां पर इसी को प्रूव करने के लिए पहला लॉ, अब हमने क्या सीखा, सिंस वन फोटोन इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला फ्रॉम मेटल सरफेस, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर सेकेंड। कहने मतलब एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तब तो भाई पर सेकेंड कितने फोटोन गिरते हैं, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं फोटॉन्स डिपेंड करते हैं किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। मोर इंटेंसिटी मोर फोटोन गिरेंगे, लेस इंटेंसिटी में लेस फोटोन गिरेंगे। यहां पर हम देखते हैं मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द light is increased, यदि intensity of the light is increased, which result an increase in number of photoelectrons ejected। अब ऐसा कैसे, तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटोन गिरेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। मतलब यदि पर सेकंड जितने फोटोन गिरते हैं, ठीक उतना ही पर सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, इसी को हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। भाई ये कितने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, कितने फोटोन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सेकंड में हमारे पास आता है, देखो हमने ये पढ़ा है, अभी आपको मैं एग्जांपल दिए थे, इलेक्ट्रॉन मान लो 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है और फोटोन के पास एनर्जी है 8 जूल, तो वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब इस बात को हम कैसे करें, कहने मतलब मिनिमम कम से कम इतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कहने मतलब फोटोन की इलेक्ट्रॉन की चाहिए 10 जूल, तो फोटोन 10 जूल वाला तो डालना ही पड़ेगा मिनिमम। अब इस बात को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किए, अभी हमने ऊपर क्या बताए थे, वी हैव के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यदि हमारे पास इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, कहने का मतलब न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे फॉलिंग करने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब उसका एनर्जी कम है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव व्हिच इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब हम उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देंगे, मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से कम नहीं देंगे,
मिनिमम कम से कम हम वर्क फंक्शन के बराबर देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन वहां से लिबरेट होगा। Hence photoelectric emission does not take place for the incident radiation below threshold frequency। इस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन यदि गिराएंगे तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ये आपके फोटोइलेक्ट्रिक में सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ में अब आपके पास क्या आ जाते हैं, वी हैव के मैक्स इक्वल टू, यहां पर देखो बेटा, वी हैव के मैक्स इक्वल टू एच नू माइनस नू नॉट, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और नू नॉट इज आल्सो ए वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस मेटल, ये दोनों तो कांस्टेंट है। रफली हम क्या कह देते हैं, के मैक्स प्रोपोर्शनल टू नू। के मैक्स, यदि काइनेटिक एनर्जी फोटोन का ज्यादा चाहिए तो हमें वहां पर ज्यादा चाहिए तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटोन की, के मैक्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेयर एच एंड नो नोट आर कांस्टेंट फॉर मेटल। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस मीन्स maximum kinetic energy of photoelectron depend on only the frequency of incident light। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी है, कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन के रूप में खर्च कर लेगा और बाकी एनर्जी से किनेटिक एनर्जी उनको मिल जाएगा मैक्सिमम। इफ द, यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इसी पर कहते हैं, यहाँ पर देख लो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज देन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन द मेटल सरफेस इंक्रीजेज बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स सेम। कहने मतलब बेटा फिर से इसको आप समझ लो, ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमने बताया ये कांस्टेंट है। दिस मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पर इफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन ज्यादा गिरेगा, लेकिन हर एक फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा ये नहीं है। फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता है, केवल नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन द मेटल सरफेस इंक्रीजेज बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट, परंतु हर एक फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये थर्ड लॉ है। अब आपके फोर्थ लॉ में है। अब आप समझते हो जैसे फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा इट इज इंस्टेंटली, टाइम लैगिंग है 10 पावर -9 सेकेंड। लाइट का फोटोन गिरा और 10 पावर -9 सेकेंड के भीतर ही वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हैज बीन कंसीव्ड एज एन इफेक्ट ऑफ एन इलास्टिक कॉलिजन्स। ये क्यों निकलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं किसके बीच में, बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये इनसाइड द मेटल सरफेस, जैसे फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जैसे एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, ये टकराने के बाद इसको इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस आधार पर बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एज ए रिजल्ट ऑफ इट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो ऐसे फोटोन आते हैं तो फोटोन की एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब करते हैं कितने, बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन इज ए सिंगल इवेंट। ये सिंगल इवेंट है व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट वंस विदाउट एनी टाइम लैग। और इससे क्या होता है, फोटोन की जितनी भी एनर्जी है फौरन इलेक्ट्रॉन को चला गया, टाइम लैग बहुत कम है। इसमें कितने देर का, तो मैं फिर भी टाइम बता रहा हूँ, 10 पावर -9 सेकेंड। ड्यू टू इट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन्स एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इससे क्या होगा, जो फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला इसके बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम गिरा सेम टाइम निकल गया। दिस इज फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस तरह से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फोर्थ लॉ प्रूव कर दिया। अब बेटा जब ये प्रूव कर दिए तो उस समय तक तो लाइट को, रेडिएशन को सभी वेव नेचर के रूप में एक्सप्लेन कर रहे थे, जबकि हमने आपके थ्योरी ऑफ लाइट में बता रखे हैं
सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, जिसने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। फिर वेव का थ्योरी आया। वेव थ्योरी आने के बाद लाइट के वेव नेचर को बताया, एक्सप्लेन किया। फिर आपके प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ गया, जो यहाँ पर ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर देता है। उस समय भी कई साइंटिस्ट थे, दो ग्रुप में बटे हुए थे। सम आर सपोर्टिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड सम आर सपोर्टिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इस तरह से दोनों अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर जब अल्बर्ट आइंस्टीन, जो जिनको हम साइंस में प्रिंस ऑफ साइंस कह सकते हैं, क्योंकि 1900 से पहले जितना भी साइंस इन्होंने हम लोगों ने पढ़ा, जिसने भी पढ़ा, सभी को इन्होंने फॉल्स साबित कर दिया। जैसे बेटा आप सिंपली हम पूछते हैं, अभी आप निचले क्लास में क्या पढ़ के आए हो? मास इज कांस्टेंट, यही नहीं पढ़े जो मास कांस्टेंट है। लेकिन मास इज दीज डेज आई नो मास इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसका हम एक फॉर्मूला बता चुके हैं, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हम साइक्लोट्रॉन के समय भी बताए थे। जैसे जैसे कोई बॉडी का स्पीड बढ़ता है तो उसका मास भी बढ़ जाते हैं, स्पीड घटते हैं तो मास भी घट जाता है। अब इससे आपको अंदाजा लग गया मास इज नॉट कांस्टेंट। फिर आप क्या पढ़ते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में क्या पढ़ते हो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। लेकिन हम इसी में क्या जानते हैं, जैसे गामा रे को जब हम रोकते हैं, मटेरियलाइज करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास चाहे कम हो, लेकिन कुछ तो मास है। इस तरह से एनर्जी खत्म हो गया। गामा रे क्या है? एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन है। तो इस तरह से तो एनर्जी खत्म हो गया। तो बेटा आज के डेट में जो आप पढ़ते हो, तो ये सारी थ्योरी जो आप पढ़ते हो 1900 से पहले वाला था। 1900 के बाद इसको सबको एक्सप्लेन किया गया। अब आप कहते हो सर हम लोगों को गलत क्यों पढ़ाते हैं? बेटा हमारे साइंटिस्ट ने, बुजुर्गों ने क्या क्या गलती की और उनसे क्या क्या सीख मिला, कैसे डेवलपमेंट हुई, इन सारी बातों को हम एक्सप्लेन करते हैं। और इससे क्या होता है, वो गलती हम ना दोहराएं, हम उस गलती को रिपीट नहीं करें, और जिससे कि हम आगे बढ़ें। इसलिए अभी आपको शुरुआत में ये सब पढ़ाया गया था, मास इज कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी एंड मास इज कांस्टेंट। कभी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इस आधार पर हम कांस्टेंट मानते हैं आज के डेट में। इसी तरह से देखो बेटा, अब इतना थ्योरी तो आपने पढ़ लिया। इतने थ्योरी पढ़ने के बाद आपने सीखा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से आपने कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका परिणाम आखिर क्या निकला? यहाँ पर परिणाम देखो। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is possible only if incident light is in the form of packets of energy। अब ये यदि इंसिडेंट लाइट, रेडिएशन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हो, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। इच हैविंग अ डेफिनिट वैल्यू, और हर फोटोन का एक निश्चित वैल्यू होगा, मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। दिस शो दैट लाइट इज नॉट ऑफ वेव नेचर, और लाइट वेव नेचर का नहीं है, बट ऑफ पार्टिकल नेचर। Hence, it is due to the reason that photoelectric emission was accounted quantum theory of light। photoelectric emission जो है quantum theory of light के लिए है, and that is particle nature of light। इस तरह से हमने आपके पूरे के पूरे, ये देखो बेटा मेरा ये लेक्चर नोट्स के रूप में भी काम करेगा, आपको साथ साथ सुने हो तो लेक्चर के रूप में भी काम करेगा। और मैं नहीं समझता हूँ, आप कंपेयर करो दूसरे से, और जो बेटर हो उसको एक्सेप्ट करो। अभी आपके ये सारे के सारे अच्छे लगें तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो आपको देते रहेंगे उस सब नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन ऑल कर दो, जिससे कि जब भी कोई वीडियो हम बनाएं तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। दूसरी बात, यहाँ पर अभी लॉकडाउन के कारण आप कहोगे ब्लैक बोर्ड पर हम या व्हाइट बोर्ड पर पहले हम लिखते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण
I am unable to attend classes in institute, so I am using PC for this purpose. इसलिए मैं पर्सनल कंप्यूटर को इसके लिए यूज कर रहा हूँ, और इसी जिससे कि आप लोगों के पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। यही जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, इसी को हमने रिकॉर्ड कर दिया है। थैंक यू।